नमस्कार रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। रामदास जी, छांगुर तो लगातार उसके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। अब तो ये खुलासा हो रहा है कि वो आतंकवादी शिविर भी चलाता था। मोहम्मद अहमद नाम का उसका एक बंदा था जो पूरा मैनेजमेंट देखता था, हवाला के जरिए पैसा आता था। देखिए जी, अभी तो ये जो छांगुर है, इसके जो पूरे रैकेट की जो भी जांच चल रही है, ये तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी तक जो आया है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और अभी आप इसकी जांच पूरी होने दीजिए, ये इतना बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा और ये पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी है, जिसमें धर्मांतरण तो सिर्फ एक, वो जैसे सेंटीपीड की 100 टांगे होती है ना, उसी तरह इस पूरे नेटवर्क में धर्मांतरण तो सिर्फ एक पार्ट है। जो उनका जो असली जो रैकेट है वो यही निकलेगा। सबसे पहले टेररिज्म, दूसरा अभी आपने देखा होगा कि इस अभी जो जो छोटे छोटे ये जो झड़पें और युद्ध चल रहे थे पूरी दुनिया में, तो जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के अंदर जो अटैक किए थे ड्रोन से, उसमें साल 1.5 साल पहले ही सारे ड्रोन्स और सारा विस्फोटक पदार्थ रशिया में उन इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के अगल बगल पहुंचा दिए गए थे। और फिर एक दिन जब कमांड दी गई तो वहां से वो ड्रोन्स निकले और उन्होंने बहुत व्यापक तबाही मचाई थी रशिया के अंदर। आप देख लीजिएगा कि निश्चित रूप से ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, ये भारत में भी ऐसे ही किसी विध्वंसक कार्रवाई के लिए यहां पर भी ऐसे ही स्लीपर सेल्स तैयार कर रही होंगी पक्का। और हमारे यहाँ तो स्लीपर सेल्स की कमी ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान की हर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के अगल बगल में जो है झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, जिसमें कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या और कितने कौन रह रहे हैं, जिसकी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कोई खोज खबर ही नहीं है। आज तक तो सारे देश की सभी सरकारें सो रही थी। अच्छा मुझे ये बताइए ना, आज केजरीवाल कह रहा है कि हम झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ने देंगे। ये जितने बांग्लादेशी, जितने रोहिंग्या हैं, सब ये केजरीवाल की, ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, इन सबकी वोट बैंक है। ये अपना वोट बैंक क्यों खराब करना चाहेंगे? और इनका वोट बैंक मिलकर कल को पूरे भारत में तबाही मचा दे। मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि आजकल एक ड्रोन बना लेना या ड्रोन को असेंबल कर लेना 12वीं पास लड़के के बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ 4 पेच लगाने होते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और उसको इंडिया में स्मगल कर लेना और भारत की इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के अगल बगल उनको प्लांट कर देना। ये कितना का मुश्किल काम है। आपको उसके लिए कुछ चंद लोग चाहिए, और वो ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। और आप मुझे एक बात बताइए, 40 खाते, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग और नेटवर्क इस देश में पिछले पता नहीं कितने सालों से निर्बाध रूप से चल रहा था। हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी या प्रदेश में, राज्यों में जो जिला प्रशासन के लोग थे, वो सोए हुए थे क्या? आप बताइए ना। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया उस छांगुर ने, इतनी बड़ी बड़ी पैलेशियन बिल्डिंग्स बना ली। एक आदमी जो कल तक ताबीज बेचता था वो अरबपति हो गया। हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो सो रही थी। जिले में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है किसी को। आप बताइए। और फिर ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकल प्रेशर मिल रहा है, तो आईएसआई को तो चाहिए क्या? ऐसे ही तो लोग चाहिए। तो जी इसमें अभी मैं तो कह रहा हूं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी और पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। और जैसे आप बता रहे हैं ना, एक नवीन कुमार नहीं और एक नसरीन नहीं,
हजारों नवीन कुमार पकड़े जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में इसके गुर्गे पकड़े जाएंगे। रामदास जी, और सोचिए कि ये कोई आज से तो खेल नहीं कर रहा था छांगुर, पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ था। उसका महल देखिए, अब तो खबरें ये आ रही है ना कि 50 करोड़ के अवैध लेन देन की जानकारी ईडी को मिली है। कुछ खाते जो इसके पकड़े गए हैं, 12-13 खातों का तो अभी अता पता ही नहीं है कहां कहां से पैसा आ रहा था, सऊदी से, दुबई से, कहां कहां से पैसा आ रहा था। और अब ये ईडी की कस्टडी में चला गया है। ईडी ने इसको भी, छांगुर को कस्टडी में लिया है, वो नवीन उर्फ जलालुद्दीन या जमालुद्दीन जो है उसको भी कस्टडी में लिया है। तो आप सोचिए कि क्या ये 3 किरदार ही होंगे, पता नहीं कितने किरदार हैं जो इस खेल में लगे हुए थे। डेमोग्राफिक बदलाव की बातें हो रही थी। एक तो ना, मैं ये जिन लोगों को आज विक्टिम बना के पेश किया जा रहा है ना, ये कल तक सारी बेनिफिशियरीज थी। आप इस तरह किसी को बहला फुसला नहीं सकते हैं। ये सब किसी न किसी लालच में, सब कुछ सोच समझ के जानबूझकर किया गया है। ये जितनी भी औरतें सो कॉल्ड विक्टिम बताई जा रही थी ना, ये भी नेक डीप यहां तक इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व। आप बताइए ना, कोई दूध पीती बच्ची है क्या को किसी ने किसी को बहका लिया, फुसला लिया, विदेश ले गया, धर्मांतरण करा दिया, या करा दिया, वह करा दिया। ये जितने जिस जिले में इसने तंत्र बनाया है, उस जिले के जिला प्रशासन पूरे राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डीएम एसपी से लेके एक एक वहां के अधिकारी की जांच होनी चाहिए। 1500 औरतों का धर्मांतरण हो गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। और अगर तो वो कह रही हैं कि हमने कंप्लेंट की थी, तो आखिर वो कंप्लेंट्स कहां है? उन पे किस जिला प्रशासन में किस अधिकारी ने क्या संज्ञान दिया? इन सबकी जांच होनी चाहिए। एंड एवरीबडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हेड अकाउंटेबल। उनको सबको उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और एक बार बताऊं, आज तो एक ये पकड़ा गया, कल को सब लोग फिर से शांत हो जाएंगे। और ऐसे पता नहीं कितने स्लीपर सेल्स पूरे देश में पल रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जितनी भी विक्टिम्स अब पेश की जा रही हैं, जिनमें से कुछ की घर वापसी भी हुई है, सबके सब किसी ना किसी फायदे के लिए, किसी ना किसी लालच के लिए इसके चंगुल में फंसे। कोई ना कोई बेनिफिशियरी, कोई ना कोई फायदा इनको हुआ। लेकिन ये भी तो देखो कि सीजेएम कोर्ट में काम करने वाले क्लर्क की पत्नी भी इसकी पार्टनर थी। और वहां से जो लोग इसकी जाल में नहीं फंसता था, इसके दबाव में नहीं आता था, उनको कोर्ट से नोटिस जारी करवाए जाते थे। फर्जी केसों में फंसाया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, इसकी जमीन ले ली जाएगी, इसको मार दिया जाएगा। ये खेल भी तो छांगुर एंड कंपनी ने खेला। तो जो नोटिस जारी होते थे या पुलिस के पास जो लोग जाते थे, इसका मतलब उनकी सुनी नहीं जाती थी, डर के मारे फिर वो इसकी शरण में चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने बोला ना, इसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मिली भगत रही होगी, वो भी अकाउंटेबल हैं। मैं आपको बताऊं, पीछे जब वो यूट्यूबर्स 2 पकड़े गए, एक पंजाब में एक हरियाणा की, तो उसी क्रम में बहुत सारी गिरफ्तारियां, ज्योति मल्होत्रा एंड वो सब, उसमें बीएसएफ का एक एएसआई पकड़ा गया। उसकी पत्नी के खाते में सिर्फ 3000 रुपये, 3000 रुपए, मतलब 100 रुपए रोज पे ईमान बेचने वाले हमारे देश में लोग हैं। जो कि बीएसएफ का खुद एएसआई है, कम से कम 20, 22, 25 साल की उसकी नौकरी रही होगी, उसकी कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी रही होगी, और वो 3000 रुपए महीने पे सिर्फ ईमान नहीं बेचा, देश बेच दिया उसने। तो आप ये बताइए, जिस आदमी के पास हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग है, 100-100 करोड़ के जिसने मकान और तबेले और पता नहीं क्या क्या बनवा रखा है, वो तो पैसे से किसी का भी मुंह बंद कर देता होगा। और हमारे देश में तो देश ईमान बहुत सस्ता बिकता है। मुझे याद है, एक बार एक फिल्म आई थी, जावेद जाफरी की फिल्म थी, नाम याद नहीं है मुझे, बहुत 1980 में आई थी। उसमें वो कहता है कि मुझे देश बेचना है और 1 रुपए में बेचना है। वो विलेन है फिल्म में, जावेद जाफरी। उसमें स्टोरी दिखाई कि ही वांट्स टू सेल दिस कंट्री फॉर 1 रुपी।
वो इतना एक जबरदस्त कटाक्ष था कि हमारे देश के नेता और हमारे देश के ये अफसर 1 रुपए में देश बेच सकते हैं। तो यहां तो जी करोड़ों का मामला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए आज पॉलिटिकल जब डिस्कोर्स में कितनी बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के लोग डिफेंड करते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जिस सरकार ने इस पूरे रैकेट को पकड़ा उसी को दोषी ठहरा रहे हैं, अपने बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि तुम भी रिस्पॉन्सिबल थे, तुम भी अकाउंटेबल थे, तुम्हारी भी गलती है। रामदास जी, उल्टा योगी सरकार को कहा जाता है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, कहां सोई हुई थी सरकार? अरे भाई, ये तो पिछले 15-20 साल में लगा हुआ था। योगी तो 2017 में आए, चलिए उनकी सरकार आई, तब तो इसके पूरे खेल का पता चला। और ऐसे खेल रातों रात तो उजागर नहीं होते। जांच एजेंसियां पिछले 1.5 साल से इसके खाते खंगाल रही थी। जब पुख्ता सबूत आएंगे तभी तो हाथ डाला जाएगा, वरना यही सब लोग सड़क पर उतरकर इसके लिए हंगामा भी करते। आज कम से कम स्टूडियो में बैठ के हंगामा कर रहे हैं, वरना सड़कों पर उतरे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। जब इस केस में अगर कुछ बड़े नाम, बड़े अधिकारी वो नप जाते ना, द हेड्स मस्ट रोल नाउ, जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि नहीं भैया, अगर आप अपने काम में लापरवाही करोगे तो इसकी बहुत कड़ी सजा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, छांगुर के गिरोह को तो डिसमेंटल कीजिए। जिन लोगों के प्रेशर के कारण या जिन लोगों द्वारा अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाने के कारण ये सब संभव हो पाया, उनको पहले अकाउंटेबिलिटी उनकी तय कीजिए। तभी ये देखिए, ये रैकेट तो आप पकड़ लेंगे, आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। और अन्य राज्यों में भी जो चल रहा है, यहां तो चलिए उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट है। अच्छा, कल्पना कीजिए आज अखिलेश यादव की सरकार रही होती यूपी में, तो क्या होता? ये मामला तुरंत दबा दिया जाता, पता ही नहीं चलता, कोई किस मामले को खोलता पता ही नहीं चलता। तो आप बताइए ना कि बंगाल में ऐसे कितने रैकेट चल रहे होंगे। ममता बनर्जी भी तो सड़कों पर उतरी हुई है। वो जो चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को चालू कर रखा है बिहार में, उस पे भी बड़ा एतराज है। कह रही है कि बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी तो रोहिंग्या को बचा रही है। बंगाल में तो जी ये समाचार मिल रहे हैं कि अब तक 5.5% से ज्यादा वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है या कटने वाला है। 5.5% इज ह्यूज नंबर। और ये सारा का सारा जो है इंडी अलायंस का वोट बैंक है, इंडी अलायंस के घटक दलों का वोट बैंक है पूरा। और इन्होंने भर भर के इनको वोटर लिस्ट में जगह दी है। इन्होंने भर भर, देखिए दिल्ली में जब केजरीवाल 10 साल रहा तो ये इन्होंने प्लान्ड तरीके से कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में झुग्गी झोपड़ी कम है, वहां पे रातों रात झुग्गियां बनाई जाती थी। और हर विधानसभा क्षेत्र में 20-25 हजार वोटर बढ़ाए गए हैं केजरीवाल के राज्य में। और ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 से 25 हजार झुग्गी झोपड़ी और बांग्लादेशी रोहिंग्या टाइप वोटर बढ़ाए जाए। आखिर एक बात बताइए ना, ये वोटर लिस्ट में इन लोगों के नाम ऐड करने में जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन और इन सबके अधिकारियों की संलिप्तता के बिना आखिर ये आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं, वोटर लिस्ट में कैसे नाम चढ़ जाते हैं, आप बताइए। और कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी की? नहीं। ये भी तो देखो ना, इन्होंने तो वोटर अपने बढ़ाए हर कंस्टिट्यूएंसी में। ये छांगुर भी तो ये खेल कर रहा था। आप देखो, इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास कितने सारी जगहों पर वो अवैध मदरसे खड़े किए गए। और वो जो 7 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर से लगते, वहां पर भी तो वोटर बैंक जो है इनका बढ़ाया जा रहा था ना। वहां पर भी तो अवैध तरीके से घुसपैठी बसाने का काम ये छांगुर एंड गैंग कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। यह वहां पर ये जो मदरसों का और मस्जिदों का जो पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था, और वहां पे अच्छा, यही तो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है आतंकी तैयार करने का, आतंकी पैदा करने का। आतंक का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यही, ऐसे ही लोग इन्हीं का
टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके ही तो तैयार करते हैं। तो आपने कहा ना जो कि वो छांगुर, अब जो जांच ये चल रही है कि वो आतंकी शिविर भी चलाता था, बिल्कुल चलाता रहा होगा। और एक बात बताऊं आपको, इनका ये सब कुछ करने के बाद इनका अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट तो यही है कि कल को जब कभी जरूरत पड़ेगी तो दे शुड हैव अ फोर्स विच विल बी ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट द इंडियन फोर्सेस। यही इनका मुख्य लक्ष्य है। 1500 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके ये क्या हासिल कर लेंगे? ये ओवरऑल एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी मिलिशिया हिंदुस्तान में तैयार कर रहे हैं जो कल को यदि कोई सिविल वॉर या कुछ ऐसी कोई घटना हुई या यूक्रेन जैसी कोई अटैक, जैसा यूक्रेन ने रशिया पे किया, पाकिस्तान जब कभी चाइना, पाकिस्तान या कोई भी हमारा शत्रु देश यदि भारत पर कोई अटैक प्लान करेगा तो यही उनके ग्राउंड वर्कर्स होंगे। यही लोग जो आज इन मदरसों में और मस्जिदों में पल रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनके खिलाफ, इनके मन में हम भारत के खिलाफ जो जहर भरा जा रहा है और भारत के खिलाफ इनको ट्रेनिंग देके एक ये फोर्स तैयार की जा रही है। और ये भारत के प्रत्येक राज्य में आपको ऐसा नेटवर्क मिलेगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड में वो जो ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, जिसमें कि फर्जी बाबा जो गांव-गांव में घूमते हैं, मतलब भगवा धारण करके चल रहे हैं, नाम उनके मुसलमान है, आधार कार्ड उनके मुसलमान है, तो ये कौन सा खेल चल रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा था जंगलों में कैसे अवैध मज़ारें बना दी गई थी। देखिए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, ये जो जिहादी फोर्सेस है ना, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि चुनी हुई टारगेटेड एरियाज में मजार, मस्जिद और मदरसा, ये 3 एम्स हैं, ये बनाते हैं और ये सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनती है। ये ध्यान दीजिए, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कल को जहां से कि भारत की जो मशीनरी है, जो सुरक्षा तंत्र है या जो प्रशासन का तंत्र है, उसको मोबिलाइज किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको डिस्टर्ब किया जा सके। जैसे आपको याद होगा कारगिल में जिन चोटियों पे कब्जा किया गया था, वहां से जो हमारा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, वो हिट होता था। उसी तरह ऐसी जगहों पर ये मज़ारें बनाते हैं जहां से ये नेशनल हाईवे को डिसरप्ट कर सकें जब चाहे तब। और बाकी जो इंडी अलायंस समर्थक जितनी भी ये एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये ऐसे तत्वों को प्रश्रय देती। ये तो शुक्र मनाइए कि उत्तराखंड में जो भाजपा की जो सरकार इस बार रिपीट हुई और वहां पे एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस समस्या को पहचाना। आज आप चले जाइए देहरादून के साइड में और पूरा इधर हरिद्वार, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून विकासनगर, ये पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिनी पाकिस्तान में आ गए। और वो बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र करके वहां पे लैंड जिहाद करके सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अगर जम्मू चले जाएं तो पूरे जम्मू शहर को 5 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी में पूरी मुस्लिम आबादी को बसा के और वहां पे हजारों मस्जिदें और मदरसे बनाए गए हैं पिछले 10 से 15 सालों में। वो पूरे जम्मू शहर को 5 किलोमीटर की एक पट्टी से घेर दिया गया है और वो पूरा का पूरा सरकारी जमीन और वन विभाग की जमीन पे कब्जा करके बनाई गई है। और ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का परिवार और उधर मुफ्ती परिवार के शासनकाल में उनके प्रश्रय के कारण ये संभव हो पाया। और अभी भाई वहां इतने सालों से एलजी का शासन चल रहा है ना, सब कुछ था, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। वो जो मस्जिदें, वो मजारें
वो मदरसे एक बार बन गए तो बन गए, और आज पूरा का पूरा जम्मू शहर उस एक पट्टी से घिर चुका है चारों तरफ से। वो एकदम 360 डिग्री जम्मू के इर्द गिर्द है वो पट्टी, और छोटी मोटी पट्टी नहीं है, 5 किलोमीटर चौड़ी है। तो कितनी जबरदस्त प्लानिंग से, और सरकार ने कैसे फैसिलिटेट किया हो गया, वन विभाग की सारी जमीन और सरकारी सारी जमीन कब्जा कर ली गई। ये तो कश्मीर की स्टोरी है, सेम पंजाब की स्टोरी है, सेम आप नू मेवात में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, या यूपी का तो कहना ही क्या है, उत्तराखंड का तो कहना ही क्या है, हिमाचल में आप बताइए ना, जो इतना बड़ा एक व्यापक आंदोलन हुआ जबकि कांग्रेस की सरकार के रहते हुआ, कि वहां पे कितना जबरदस्त आतंक था इनका और कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई थी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। जो संजौली, जो मस्जिद जिसके से वो शिमला में आंदोलन शुरू हुआ, वहां यह हालत है कि औरतों ने उस इलाके से निकलना छोड़ दिया था। खबरें आ रही कि बहुत सारे पुलिसकर्मी इस इलाके के बलरामपुर के जहां का ये है वो, और बहुत सारे न्यायपालिका में बैठे लोग, एक पूरा का पूरा रैकेट है जिसने इसके फलने फूलने में मदद की। तो सर, बिना राजनीतिक आका के तो ये काम हुआ नहीं होगा। क्या लगता है आपको, राजनीतिक आका तक पहुंचेगी जांच एजेंसियां? अब देखिए, ये डिपेंड करेगा कि भारत सरकार, अमित शाह जी गृह मंत्रालय और मोदी जी इस लड़ाई को कहां तक ले जा पाते हैं। मैं तो सीधे सीधे ये कहूंगा कि अब ये, इनफैक्ट ये योगी जी से निकल के गेंद मोदी अमित शाह के पाले में आ गई है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस दिन यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन अटैक्स किए थे, उस दिन ही मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में भी ये अटैक हिंदुस्तान की हर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे तो पूरे देश में ये चूहों की तरह बिल बना के घुसे में। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इन्वॉल्व हो रही है ना। अगर ईडी की कस्टडी में चला गया है छांगुर और वो नवीन, तो फिर साफ है कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच पड़ताल करेंगी, एनआईए की भी एंट्री होगी। फिर तो अगर 50 करोड़ का अवैध लेन देन हुआ है विदेश से, तो फिर तो ये 50 करोड़ का तो है भी, तो 500 करोड़ तक का खेल है, और इसमें कोई ना कोई राजनीतिक आका तो रहा होगा। ये छांगुर जैसी इसकी शक्ल दिखती है सर, आपको लगता है कि अकेले अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राजनीतिक प्रश्न है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैंने बोला ना, चाहे वो कितनी ही ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, he should be held accountable and he should be taken to task, चाहे वो कोई भी हो। और इसमें समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, ममता बनर्जी, इस टाइप के जितने भी लोग हैं, ये सब इनके लिए राष्ट्रहित से पहले इनका अपना दल हित, अपनी इनकी राजनीति, इनका राजनीतिक वोट बैंक, ये इसका काम पहले करेंगे, चाहे देश जो है उसको कितना ही बड़ा नुकसान न हो जाए। परंतु मोदी जी और योगी जी को और अमित शाह को सबसे पहले देश हित देखना चाहिए, और इनकी जो गंदी पॉलिटिक्स है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये, इसमें एक बात बताऊं, इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या लेके आएंगे कि जी ये मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए भाजपा सरकार ने एक तरीका निकाला है। जैसे ये बिहार में जो वोटर लिस्ट का जो समीक्षा हो रही है, तो उसको बोल रहे हैं साहब मुसलमानों को चुन चुन के वोटर लिस्ट से डिसफ्रेंचाइज किया जा रहा है। ये पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यही खबर चलाई जा रही है कि भारत में मुसलमानों को डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं, ये उनको वोट देने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। अच्छा, इसमें इनके पास ना मीडिया का बहुत बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है जो इनके फेवर में आके खड़ा हो जाएगा। लुटियन गैंग पूरा का पूरा, वो जो विदेशों में नेटवर्क फैला है, वो तो कोई भी खबर सर मुसलमानों से जुड़ी हो, अल्पसंख्यकों से जुड़ी हो, उस खबर को तो हाथों हाथ छापते हैं ना, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या ये अल जजीरा चैनल हो, ये तो हाथों हाथ ही खबरें लेते हैं। तो देखिए, इसमें केंद्र सरकार को प्रोएक्टिव होकर पूरे देश में ये अभियान सिर्फ उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलेगा जी, ये पैरेलल एक साथ पूरे देश में चलाने की जरूरत है। और पूरे देश से ऐसे एक नहीं, हजारों छांगुर बाबा है, और जो लैंड जिहाद और ये सारा पूरा जो नेटवर्क है, ये पूरे देश में है,
और पूरे देश से इनको हटा के नेस्तानाबूद करने की जरूरत है। बिल्कुल रामदास जी, आप ठीक कह रहे हैं, इनको पूरे देश में पहचानने की जरूरत है, एक छांगुर नहीं है। ये तो अभी पेंडोरा बॉक्स खुला है, पता नहीं कितने छांगुर हैं अलग अलग मोहल्लों में, बस्तियों में, जिलों में, राज्यों में बैठकर एक खेल खेल रहे हैं और इनको पहचानने की जरूरत है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो समीक्षा करने का काम शुरू किया है, वो जाहिर सी बात है बिहार से बंगाल भी जाएगा, असम भी जाएगा, बाकी राज्यों में भी होगा, तो पहचान में आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन छांगुर अब ईडी की कस्टडी में क्या कुछ और राज खोलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। आपने समय निकाला रामदास जी मेरे लिए और बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।